दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आज पढ़ेंगे केवल, ठीक है। और यही आपकी क्लास 11th में है भी। तो चलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो भाई देखो, आप लोग ने क्वाड्रेटिक नंबर्स में पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो डी है आपका या तो ज़ीरो के इक्वल होता है या तो ज़ीरो के ज़ीरो से बड़ा होता है या फिर डी जो है वो ज़ीरो से छोटा होता है। तो इन तीन केसेस में रूट्स जो निकल के आते हैं हमारे, वो अगर डी ज़ीरो के बराबर है तो रियल और इक्वल होता है। अगर डी ज़ीरो से बड़ा है तो हमारे जो रूट्स होते हैं, यानी रूट्स जो होते हैं वो हमारा रियल और अनइक्वल होता है। अगर डी ज़ीरो से छोटा हो गया तो यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, रूट्स जो होते हैं हमारे इमेजिनरी। तो आप जब क्लास 10th में जब करते थे तो आप ये इस दोनों की वैल्यू तो निकालते थे, इसको छोड़ देते थे इमेजिनरी वैल्यू कह करके, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में निकालेंगे, इस इमेजिनरी वैल्यूज़ को। देखो रूट्स जो निकालते हो इन दोनों का, उसका तो सेम है जैसे कि क्लास 10th में निकालते थे, बट रूट्स जो इमेजिनरी हैं उनको निकालने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ऐसा कोई भी नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यानी रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आखिर रियल नंबर, देखो रियल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको जनरल भाषा में कह दूं कि ये ए है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आई बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में, आई बी के फॉर्म में, आई बी। इस आई को हम लोग कहते हैं, इस वाले आई को, इसको हम लोग कहते हैं इयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा या इयोटा, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में जिस भी नंबर को लिखेंगे उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ए प्लस आई बी जो है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी डिनोशन तो होगा, यानी किससे डिनोट करते हो, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। और इसका जो सेट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जेड, अब जेड क्या है, ए प्लस आई बी का जो एक फॉर्म है, इसमें ए और बी, ए और बी आर रियल नंबर्स, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आगे की बात ये है कि अगर मान लो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी इमेजिनरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योर रियल होगा। क्या होगा, प्योर रियल। यही अगर हमारा रियल नंबर ज़ीरो हो जाए तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, प्योर इमेजिनरी, ठीक है, प्योर इमेजिनरी, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z
जो कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, इसका कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट z, यानी z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, यहाँ पे जो साइन होगा उसको बस चेंज करके यहाँ पे लिख देना। अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं z बार से, z बार से। ठीक है, इसको और करके लिख देता हूँ बस। ठीक, z बार की वैल्यू होती है a प्लस माइनस आई बी, डिपेंड करेगा कि z किस में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशंस हैं। आपको मैंने डेफिनेशंस भी दे रखी हुई हैं कि इमेजिनरी नंबर, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो इमेजिनरी नंबर क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ निगेटिव। यानी आपके पास ये है, इसका स्क्वायर करोगे यानी √-1 का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी -1। यही कह रहा है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ नेगेटिव देन सच नंबर इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका नाम है आयोटा, इयोटा। अब देखो, ये जो माइनस है, ये जो माइनस वैल्यू आपको दिख रही है, इस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्या होगी, -1, जबकि आई की वैल्यू होती है √-1। आई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको हम लोग लिखते हैं 1। ठीक है, आई की पावर 1, इसको हम लोग लिखते हैं आई। आपको पता ही है किसी की भी पावर 1 हो तो वही नंबर खुद आ जाता है, जबकि स्क्वायर करते हो तो वो आता है -1। ठीक है, अच्छा क्यूब करोगे तो ये आएगा -i। कैसे, जब आई क्यूब करते हो तो आपके पास एक वैल्यू आती है आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और आई, तो इससे आ जाता है -i। बात समझ में आई क्या। अच्छा, पावर 4 करते हो तो आती है वैल्यू 1। तो आपको यहाँ से ये जो आपके पास समरी निकली है आई के ऊपर कि आई नॉट की वैल्यू होगी 1, आई की पावर 1 इक्वल्स टू आई, तो ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ है z, यहाँ पे 5 और 9 क्या हो जाएंगे, रियल z हो जाएंगे और इमेजनरी वैल्यू। ठीक है, इमेजनरी वैल्यू किस लिए, यहाँ से देखो क्वेश्चन एक आता है इमेजनरी वैल्यू में कि आपसे पूछेगा z बराबर 5 + 9, इसमें रियल वैल्यू क्या है। तो रियल वैल्यू आपको ऐसे नॉर्मली तो दिख रही है कि 5 और 9 है, बट आपसे रियल z पूछा है। क्या पूछा है, रियल z। अगर रियल z पूछे तो 5, और रियल इमेजनरी पूछे तो मैंने बताया था रियल z, यानी रियल का मतलब क्या है, रियल z का मतलब केवल ये है कि जहाँ पे इमेजनरी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और रियल इमेजनरी का मतलब क्या है, जहाँ पे रियल वैल्यू 0 होगी, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब बचेगा क्या, केवल 9। अब बात समझ में आई। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना एग्जांपल्स कुछ। आगे बढ़ते हैं, प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी वैल्यू अभी मैंने समझा दिया आपको। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने बता दिया है आपको, तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्जुगेट मैंने बता दिया क्या होगा। अगर z की वैल्यू a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो z बार की वैल्यू हो जाएगी a माइनस आई बी। ठीक है, अब आता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। मॉडुलस क्या होता है, यानी z मॉडुलस। मॉडुलस इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ये जो बी है इसका स्क्वायर। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख लो बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा हाँ, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसकी पीडीएफ मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको नए नए क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसकी भी पीडीएफ मैं बना करके कमेंट में आपको चिपका दूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आता है इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने देखा होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वहाँ पे इक्वेशन को इक्वेट किया जाता था। एक्स को दूसरी तरफ एलएचएस को आरएचएस से इक्वेट किया जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं कि अगर आपका Z1 यहाँ से देखो आप A1 प्लस आई बी वन, ठीक है, और Z2 A2 प्लस आई बी टू के फॉर्म में दिया हुआ है और ये कहा गया है कि Z1 Z2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो निष्कर्ष मिलेंगे, दो कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। जो रियल वैल्यू होगी, रियल Z जो होगा वो रियल Z1 जो होगा रियल Z2 के बराबर होगा, यानी A1 A2 के बराबर होगा, A2 के बराबर होगा। इसी तरीके से रियल इमेजिनरी यानी I2 लिख दो मैं अगर तो I1 I2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी B1 B2 के बराबर। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर और B1 जैसे B2 के बराबर। ठीक है, चलें कुछ छोटे छोटे कॉम चीज़ें हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज़ देख लो भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लो। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहले तो आप अपनी कॉपी में ये सारे के सारे पॉइंट लिखो। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखना, ये जितने भी लॉ हैं यानी ये सारे के सारे लॉ आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में भी मिलेंगे, जो कि 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी से जान लो, रूल वही चलेगा, चाहे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, चाहे वो मैट्रिक्स में हो, चाहे डिटर्मिनेंट में हो। ठीक है, स्टार्ट करें।
आप लोग ने लिख लिया होगा, आशा करता हूँ। बताओ, यहाँ तक लिख दिया क्या? बोलो भाई, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ यहाँ से समझो। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि z a1 प्लस आई बी वन है, z1 एंड z2 दो नंबर है, a2 प्लस आई बी2। तो अभी हम लोग एडिटिव वाला पढ़ रहे हैं, तो z1 प्लस z2 अगर किया जाए तो क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या जोड़ने पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है? अगर मिलता है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी a1, अगर आप लोग z1 प्लस आई बी वन प्लस a2 प्लस आई बी टू, तो a1 प्लस a2 लिख सकते हो आप लोग, प्लस आई अगर कॉमन ले लो तो b1 प्लस b2 हो जाएगा क्या? तो देखो, जब इनको जोड़ा गया है तो ये एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बस इतना ही बात बताया जाता है कम्यूटेटिव लॉ में। ठीक, एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ में बस इतना बताना है आपको, z1 प्लस ब्रैकेट में z2 प्लस z3 कर दिया, ठीक है, या फिर z1 प्लस z2 ले लिया, बाद में z3 लिया, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, इसको आप करके देखना ज़रूर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर, मान लो वो z है, ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी नंबर जोड़ें कि वो हमें वही नंबर दोबारा से दे दे, यानी वही z आपको दोबारा से मिल जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, बताओ? ऐसा नंबर केवल एक ही संभव है, वो है ज़ीरो। तो ये क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। स्पेलिंग देख लेना, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या है? इनवर्स का मतलब है, मान लो आपके पास कोई भी नंबर z है, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर इस्तेमाल करें कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, बताओ? ऐसा कौन सा नंबर इसमें जोड़ दें, बता सकते हो? या फिर ये समझो सिंपल सा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमारी क्या है? ज़ीरो। तो इसमें क्या जोड़ोगे, बताओ? क्या जोड़ सकते हो? सिंपल सा बताना भाई, सिंपल सा तुम बताओगे, तुम्हारा जवाब ये होगा कि -z जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? ज़ीरो। तो ये जो -z है ना, यही आपकी क्या होगी? एडिटिव इनवर्स। ये आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। चलो, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक z नंबर है, ठीक है, और अंदर z1 और z2 नंबर है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि z1 प्लस z z2, ठीक है,
और ये हमेशा बराबर होगा किसके, ये हमेशा बराबर होगा Z1 Z2 Z के। क्या, क्यों बराबर नहीं होगा? देखो Z1 Z प्लस Z2 Z होगा क्या? बात समझे क्या? तो आपको पता चल गया कि क्लोजर लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। अब देखो ये एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये मैट्रिक्स में भी यही सेम होगा। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -Z। ठीक है, इसी तरीके से आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। आइडेंटिटी जो होगी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो Z में ऐसा क्या नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें Z दे देगा, तो आप कहोगे वो तो जी 1 है। तो ये जो 1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसको आप क्या करोगे, अब आप खुद ही सोचो। यहाँ पे हम लोग क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमें वैल्यू 1 दे दें। यही तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, ये 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। और शुरुआत में ही मैंने बताया कि 1 हमें हमेशा यहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए 1 लाना होता है या आइडेंटिटी लानी होती है, यही तो बताया। तो हम ऐसा नंबर क्या जोड़ सकते हैं बताओ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, Z बार कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ध्यान रख। अब हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमेशा Z इन्वर्स इक्वल्स टू Z बार अपॉन मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब चलिए कुछ सवाल देखते हैं, बस सवाल ही सवाल बाकी हैं, बाकी आपका चैप्टर हो जाता है लगभग समाप्त, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल देखेंगे, देखिए 4 सवाल यहाँ पे दिखाए गए हैं और उनका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए मैंने बताया अभी कि Z बराबर क्या होता है भाई, Z बॉन्ड बराबर क्या होता है, इसको Z बॉन्ड पढ़ते हैं या फिर मॉड Z पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है भाई A² प्लस B², ठीक। तो इसी का इस्तेमाल करूँगा मैं। पहला सवाल दिया हुआ है 4 प्लस -3, भाई 4 प्लस -3, तो इसको ध्यान से समझना भाई। 3 इंटू -1 मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 प्लस √3 और -1 का मतलब क्या होता है, I², यही होता है। तो 4 प्लस
आई स्क्वायर क्या होगा, आई यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा तो √3 बचेगा। यही तो आपका z है, आपने मान लिया, क्योंकि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को तो डिनोट करते हो और इसी का मॉड निकालना है। तो आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर दोगे, क्या आ जाएगा यहाँ से। अब तो आपको निकालना आता ही है, ये तो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 19। क्या बात समझ में आ गई क्या आप लोग को, बताओ। देख लो, मैंने 5 तक गिन रहा हूँ मैं, उसके बाद ये मैं मिटा दूँगा। 1 2 3 4 5। ओके, चलो ये वाला कुछ कम समझ में आया होगा, तो अगला सवाल देखो। आप वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। 2 - 5i, तो ये तो z दिया ही हुआ है, यहाँ पे i निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर होगा। डायरेक्ट +5 लिख दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, जबकि वैल्यू वही आनी है। 4 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो तीसरा सवाल, इसमें तो लिखा हुआ है -i। अब इसकी वैल्यू को क्या मैं 0 - i नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, इसमें कोई दिक्कत। और इसको मैं ×1 भी लिख सकता हूँ, और यही z की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि z मॉड क्या है, √0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो √1 क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1, +1 आएगी, माइनस न लिख देना। ठीक है, ये मॉड्यूलस वैल्यू है। तो मैं 5 मिनट देता हूँ, 1 2 3 4 5। अगला सवाल देखो क्या है मामला। देखो यहाँ पे दिया हुआ है z बराबर -1 + 3i का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसके स्क्वायर को खोलोगे, ठीक है, क्योंकि आपको a + ib का फॉर्मूला पता है, ना कि इसके स्क्वायर है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि -1 हो जाएगा। अच्छा चलो ये ऐसे कर देते हैं, -1 × 3i, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो 1 + 3i का स्क्वायर -6i हो जाएगा। ठीक है, अच्छा i का स्क्वायर है यानी माइनस हो जाएगा, और माइनस यानी -2 - 6i। ठीक है, यहाँ से z मॉड निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो आता है 4 + 36, यही आएगा 40। अब इसका रूट जब निकालते हो तो आपके पास सिंपल सा मिलता है 2√10। क्या मिलता है, 2√10। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा, जिसमें से मैं केवल एक बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे। आपको a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से तो i दिख रहा है अपॉन 1 + i। तो a + ib के फॉर्म में हमें ये देखना होता है कि नीचे कोई भी
इमेजनरी वैल्यू नहीं बननी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में कोई भी इमेजनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट। इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो अभी मैंने बताया कि जो यहाँ पे साइन होगा उसको चेंज करके बस लिख दो, तो 1 माइनस आई। अच्छा, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो उतना ही मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा भाई। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आई माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। और ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, आई प्लस वन, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होगा और माइनस पहले से लगा हुआ है। और नीचे क्या होगा, टू। भाई आई स्क्वायर यहाँ से तो वैल्यू माइनस वन आएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो टू आ जाएगा। तो ये आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। उसको सजा के भी लिख सकते हो, 1/2 प्लस आई अपॉन टू, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो बाकी ये दो क्वेश्चन आप खुद करोगे अपने रफ कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब मान लो आपके पास 4 प्लस 3i दे दिया जाए, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि रियल z बताओ, तो आप बता सकते हो। रियल z पूछेगा तो आप बता सकते हो 4। रियल इमेजनरी पूछ लिया तो आप बता सकते हो 3, ठीक है। समर अप कर रहा हूँ बस। और इसी का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मॉड बताओ, तो आप बता ले जाओगे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 5, ठीक है, बता ले जाओगे। अरे बोलो, मॉड निकालना आ गया। 4 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, कई बार 4 माइनस 3i, ये होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट पॉइंट ये है कि आपको 4 प्लस 3i का इन्वर्स निकालने को बोले तो आप कैसे निकालोगे। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, z इन्वर्स बराबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 4 माइनस 3i होगा। और मॉड z का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसको जब जैसे ही करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25, आएगी कि नहीं आएगी। तो अब z इन्वर्स जब निकालोगे फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 4 माइनस 3i अपॉन 25। तो आपके पास वैल्यू क्या बन गई, 4 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 25i, यही z इन्वर्स होगा। तो आज की क्लास में आपने इन्वर्स निकालना सीख लिया, मॉड निकालना सीख लिया, कॉन्जुगेट निकालना सीख लिया। अच्छा, वैल्यू इक्वेट कैसे किया जाता है ये भी अब जान लो। तो इससे ये चैप्टर का अंत हो जाएगा। बस एक चीज़ बाकी रहेगी, पोलर फॉर्म, तो उसको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। 4 प्लस 3i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया कि a1 जो होगा a1 से जुड़े इक्वेट होगा, यानी रियल नंबर से इमेजनरी नंबर से, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4
और वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में अपनी दिक्कत लिखना, और जो भी सवाल आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो देखिए लगातार अब डाली जाएंगी, सारी की सारी 11th क्लास की वीडियोस आपको मिल जाएंगी बहुत ही जल्दी। सप्ताह भर के अंदर अंदर पूरा 11th क्लास ख़त्म, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको डेली जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी खबर आपको मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।